हेलो स्टूडेंट, सफल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी विषय के अंतर्गत हम पहले टॉपिक से बात करते हैं, जो हमारा हिंदी के अंतर्गत पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम वर्णों पर विचार करेंगे। वर्णों पर विचार से मतलब तात्पर्य यह है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होते क्या हैं और वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यह आती है कि वर्ण होता क्या है या वर्ण की डेफिनेशन होती क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ण होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण किसे कहा जाता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी लिखने वाली जो लैंग्वेज है, लिखने वाली जो लिखित भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, तो ये भाषा क्या है? तो थोड़ा सा हम भाषा के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि भाषा क्या है और भाषा के क्या क्या रूप होते हैं या क्या क्या प्रकार होते हैं। इस प्रकार से हम इनको समझेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत भाषा। भाषा में कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने विचार जिस माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार जिस माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा की एक डेफिनेशन है और इस भाषा की डेफिनेशन में ये कहा गया कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो अपने विचारों को, अपने भावों को जिस माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, कि जैसे मैं अपने विचारों को, अपने भावों को आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने विचारों को या भावों को जिस माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उस व्यक्त करने का जो साधन होता है, जो माध्यम होता है, उसी को क्या कहा जाता है? भाषा कहता है। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम अपने विचारों को सामने वाले के रख रहे हैं, उन्हीं माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। सिंपल तरीके से किसी को बोलने का तरीका, अपनी बात को रखने का माध्यम या तरीका ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो भाषा के कुछ प्रकार होते हैं। भाषा के क्या होते हैं? प्रकार। अब भाषा के प्रकार की अगर हम बात करें तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की अगर हम बात करें तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। भाषा के कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार हमें मुख्यतः देखे जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है
मौखिक भाषा, दूसरे नंबर पर आता है लिखित भाषा और तीसरे नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। मुख्यतः भाषा के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। अब ये मौखिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है? तो मौखिक का मतलब होता है, हमने सबने पहले मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जामिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, वो होते थे। तो मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलकर या सुनकर, केवल 2 ही काम होंगे, या तो बोलना होगा या सुनना होगा। बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान जहां पर किया जाता है, उस माध्यम को कहा जाता है मौखिक भाषा। जब कोई भी व्यक्ति बोलकर या सुनकर विचारों का आपस में आदान प्रदान करता है, या तो बोलता है या फिर सुनता है, तो बोलकर या सुनकर विचारों का जब आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गई बात। दूसरे नंबर पर हम बात करें लिखित भाषा की, तो जब पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, जब पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। जब बोलकर या सुनकर किया जाए तो मौखिक भाषा, और पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो उसको कौन सी भाषा, लिखित भाषा। और तीसरे नंबर पर होती है सांकेतिक, जब बोला भी नहीं जाए और लिखा भी नहीं जाए, केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रदान कर दिया जाए, सामने वाला इशारों में समझ जाए। सामने वाला कोई इशारा कर रहा है आपकी तरफ और आप उसे समझ जाओ कि वो मुझे इधर, जैसे हाथ से इशारा किया कि इधर आओ, तो इस हाथ के इशारे से हम समझ जाते हैं कि वो हमें बुला रहा है। तो ये क्या है, ये एक संकेत है। संकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान जहां पर होता है, उस भाषा को क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। समझ में आ गई तीनों चीजें। जब हमें केवल बोलना और सुनना हो तो कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। जब पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो कौन सी भाषा, लिखित भाषा। समझ में आ गए। और जब क्या किया जाए, संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कंप्लीट है, समझ में आ गया। हम आगे बात करते हैं भाषा के प्रकार के बाद। फिर यहाँ पर भाषा के हमने तीनों प्रकार देख चुके हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम बात करते हैं, तो हमने कहा कि लिखित भाषा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती। तो एक बार इनको हम लिख लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में कहा जाता है जब बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है
जब बोलकर या सुनकर विचारों का क्या किया जाए, आदान प्रदान किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। जब बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं कि मौखिक भाषा जो है, कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई, मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। तो मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जब बोलकर या सुनकर विचारों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान। केवल लिखना नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, या फिर आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो जब बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि है। समझ में आ गई बात? आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, लिखित भाषा। लिखित भाषा की अगर हम बात करें तो लिखित भाषा के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जब पढ़कर या लिखकर विचारों का क्या किया जाए? आदान प्रदान किया जाता है। तो हम लिखेंगे जब पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जब पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे? लिखित भाषा। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। तो आपको दो चीज यहां पर याद रखनी है। यहां से दो चीजें आपको क्या याद रखनी है? पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो मौखिक भाषा है इसकी लघुत्तम इकाई क्या है? ध्यान रखना, मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। तो वर्ण की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई कि लिखने में वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसके दोबारा विभाजन न किया जा सके। तो लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका दोबारा विभाजन या विच्छेद नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। और वर्ण का ही मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। ध्यान रखना, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या है? तो मौखिक स्वरूप क्या है? ध्वनि है। वर्णों को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाएगा? वर्ण। यानी किसी भी ध्वनि को अगर हम लिख लेते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो गया? वो वर्ण में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ गई? मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। और लिखित रूप क्या है? वर्ण है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ये भाषा के दो रूप हमने देखे हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं
नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की अगर हम बात करें, जहां पर संकेतों के माध्यम से, किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से विचारों का क्या किया जाए, आदान प्रदान। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बोल नहीं सकता, या फिर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, तो हम उन लोगों के सामने जब हमारे विचारों को रखेंगे, तो हम जब बोलेंगे तो सामने वाला सुन नहीं सकता, तो हम कैसे बताएं? और सपोज करो सामने वाला पढ़ भी नहीं सकता, उसको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, तो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेगा? तो इसके लिए जो भाषा बनी वो कौन सी बनी? सांकेतिक भाषा, जिसको हम कह सकते हैं इशारों में समझाना। तो संकेतों के माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं, या सामने वाला अपने विचार संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। यानी संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? सांकेतिक भाषा। दूसरी बात ये भी याद रखना कि सांकेतिक भाषा की कोई भी लघुत्तम इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? मन में प्रश्न होगा, तो इसका जवाब सुन लीजिएगा कि संकेत अनेक प्रकार के होते हैं। आप बहुत देर से संकेत किए जा रहे हो, लेकिन सामने वाला जरूरी नहीं कि आपके संकेतों को समझे। मेरी बात की भाव समझ में आ गई कि अगर हम सामने वाले की तरफ संकेत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं है हमारी तरफ, तो वो हमारे संकेतों को शायद नहीं समझ पाए। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि संकेतों को गलत तरीके से समझ लिया जाता है। तो सांकेतिक भाषा की कोई भी लघुत्तम इकाई नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जब लिखते हैं हम डेफिनेशन, जब संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। उसे कौन सी भाषा कहा गया? सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के माध्यम से विचारों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है, तो उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो हम वर्णों तक पहुंच चुके हैं कि वर्ण क्या है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके दोबारा टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है? वर्ण। तो हम बात करते हैं वर्णों की, और वर्णों की डेफिनेशन हम आगे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्ण की डेफिनेशन आप समझ चुके हो। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। तो इस वर्ण से ही क्या बना है? वर्णमाला। अब वर्णमाला की कोई डेफिनेशन पूछ ले कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो लिखेंगे हम डेफिनेशन, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। कहने का भाव यह है कि जिसके अंतर्गत वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। आगे बात समझ में। आगे हम बात करते हैं
एक शब्द है लिपि। अब ये लिपि क्या होती है? तो लिपि के लिए कहा गया किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। भाषा क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। तो किसी भी भाषा की एक लिपि होती है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, किसी भी भाषा को। तो जिस भाषा को जो लिखने का तरीका होता है वही उसकी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि की डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि। और हिंदी भाषा कैसे लिखी जाती है? तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। जो कौन सी लिपि से ली गई है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो फिर ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ध्यान रखना, अच्छे से समझना बात को। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। इसके अलावा जो देवनागरी लिपि है, इसकी विशेषता है कि जैसी बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। आज हम हिंदी को जैसा बोलते हैं या जैसा हम सुनते हैं उसी प्रकार से हम उसको लिखते हैं। तो जैसी बोली जाती है उसी प्रकार ये लिखी जाती है। और आगे हम बात करें तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे ये पाया आता है, इससे दाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी बाएं से दाईं तरफ हिंदी भाषा को हम लिखते हैं। तो लिपि से संबंधित बातें आपको समझ में आ गई। लिपि का डेफिनेशन क्या है? हम लिखते हैं किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आगे कहा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी है, जो जैसे बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। उसी प्रकार लिखी जाती है तथा बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं तरफ ये लिखी जाती है। तो वर्णमाला समझ में आ गया। वर्णमाला का मतलब वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। लिपि किसे कहेंगे? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, जिसकी क्या विशेषता है कि जैसी बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है और बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं तरफ ये लिखी जाती है। आगे हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण, वर्ण के लिए वर्ण की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लिखित भाषा की वह सबसे
वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े ना किए जा सकें लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्ण की डेफिनेशन के साथ याद रखना कि हिंदी में जो वर्ण है वह मुख्यतः कितने हैं? 11। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। ध्यान रखना, संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 11। अब 11 वर्ण कौन कौन से हैं? ये तो हम केवल स्वरों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्यतः जो वर्ण है वो तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं 2 प्रकार। तो मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी? 2। पहले नंबर पर आता है स्वर और दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन। पहले नंबर पर स्वर और दूसरे नंबर पर आते हैं व्यंजन। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 2 है। पहले नंबर पर तो क्या है? स्वर है और दूसरे नंबर पर व्यंजन है। ध्यान रखना, मुख्यतः यही है। इसमें जो स्वर आते हैं वो कितने आते हैं? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो मूल वर्ण जो है वो अलग अलग है। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंतर्गत। तो इस चीज को अच्छे से समझना कि अगर वो पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो 2 है, लेकिन अगर वो नाम लाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो ये जो वर्ण हुए ये हुए 44। ध्यान रखना, ये 44 जो है ये हिंदी में मूल वर्ण है। यहाँ से प्रश्न ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो पहले तो मैंने क्या कहा कि वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या है तो फिर 2 है। पहला तो स्वर है, दूसरा व्यंजन है। फिर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी है? 33 है। और टोटल मिला के कितने हो गए? 44। 11 और 33 कितने हो गए? 44 ध्वनियां हो गई या 44 वर्ण हो गई। ये हिंदी के मूल वर्ण है। ध्यान रखना, हिंदी भाषा में अगर प्रश्न आ जाए हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो मूल वर्ण तो 44 है। 11 तो स्वर है और 33 क्या है? व्यंजन है। 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल मिला के कितने हो गए? 44। तो मूल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 44 है। तो हमने यहाँ पर वर्ण की डेफिनेशन देखी, वर्णों की संख्या के 2 भेद पढ़े, एक पढ़ा स्वर और एक पढ़ा व्यंजन। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर स्वरों के डेफिनेशन और स्वरों के जो भेद हैं, फिर हम व्यंजन के भेद अनेक प्रकार से हम इसको पढ़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सफल क्लास से जुड़े रहें। सफल क्लासेस के अंतर्गत हिंदी की सभी क्लासें आपको मिलेगी। पूरा जो सिलेबस है हिंदी व्याकरण का वो सभी आपको यहाँ से उपलब्ध होगा। हमारे जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।